अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 13 नशस्तों में से 12 पर नून लीग कामयाब रही और सिर्फ एक नशस्त पर पीपल्स पार्टी कामयाब हो सकी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तारीखी कामयाबी पर PTI पर तंज करते हुए कहने था, कहां गई मकबूलियत, ना फैज हमीद है और ना वो जजेस जो PTI को जितवाते थे। दूसरी जानिब बात की जाए तहरीक इंसाफ की तो PTI ने एक बार फिर हस्बे मामूल धांधली का इल्जाम मुस्लिम लीग नून पर लगा दिया है। ज़िमनी इलेक्शन में सबसे बड़ा अपसेट सीट हरीपुर में देखने को मिला, जहां नून लीग के बाबर नवाज खान ने उमर अयूब की अहलिया शहरनाज को 43,776 वोटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। अगर बात की जाए 2024 के जनरल इलेक्शन की तो तहरीक इंसाफ के उमर अयूब ने हरीपुर से ही 1,92,948 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 1,12,389 वोट हासिल कर पाए। उमर अयूब ने अपने हरीफ को तकरीबन 80,500 वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी थी। ज़िमनी इंतखाबात में उमर अयूब की अहलिया 43,000 के मार्जिन से हार गई। धांधली हुई। यहां PTI को KP में बैड गवर्नेंस का खमियाजा भुगतना पड़ा। तहरीक इंसाफ का धांधली का इल्जाम एक तरफ, लेकिन सूबे पर हुकूमत तहरीक इंसाफ की है। पुलिस वजीर आला सुहेल आफरीदी के मातहत है, तो धांधली कैसे हो गई? क्या इलेक्शन में बाइकआउट ना करके PTI ने फाश गलती की? तहरीक इंसाफ अपने ही सूबे में एक हल्का भी धांधली से क्यों ना बचा सकी? अगर तहरीक इंसाफ एक हल्का भी ना बचा सकती तो फिर तहरीक इंसाफ का अल्लाह ही हाफिज है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज का पैनल मौजूद है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से राजा कमरुल इस्लाम मौजूद होंगे, नदीम कुरैशी रहनुमा तहरीक इंसाफ भी हमारे साथ होंगे, हमाद हसन सीनियर तज्जियाकार भी हमारे साथ, जबकि कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राजा कमरुल इस्लाम साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर मुबारकबाद देना चाहूंगा, आपने इलेक्शन की एक जो है एक बड़ी सीटों की तादाद जो है वो जीत ली है। क्या कहेंगे इस हवाले से, इस जीत के हवाले से खास तौर? देखें, ये पाकिस्तान की और बिलखुसूस पंजाब की और फिर साथ KP के अवाम के शऊर को मुबारकबाद भी है और सलाम भी है कि माजी में ये बुलबुले बनते थे बयानिए के और इल्जामात के, गाली के, गलोच के, और उसकी बुनियाद पे वोट भी मिल जाती थी। लेकिन शऊर को सलाम है कि अब अवाम ने फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी ये एक बड़े इलेक्शन में, ये बड़ा इलेक्शन था, ये जा रहा है कोई आम 1-2 सीटों वाला ज़िमनी इलेक्शन नहीं था। पंजाब में तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था, स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ से लेकर सेंट्रल पंजाब तक। तो यहाँ पे लोगों ने कारकर्दगी को वोट दिए, परफॉर्मेंस को दिए, गेज किया है, कंपैरिजन किया है, तकाबुल किया है माजी की हुकूमत का और मौजूदा हुकूमत का। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि तहरीक इंसाफ ने इस दफा बड़ी टेक्निकली उन्होंने जो दो उनके तय स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, एक जिसे वो लाहौर समझते थे और अक्सर कहा करते थे कि मुस्लिम लीग नून वाले तो अवाम में नहीं जा सकते, तो एक तो उन्होंने लाहौर का स्ट्रॉन्ग होल्ड का इंतखाब किया और फिर अपने ही बयानिए में तजाद पैदा करते हुए, लेकिन अगर हम इलेक्शन में कैंडिडेट इसलिए नहीं दे रहे कि हम सिस्टम को लेजिटिमेसी नहीं देना चाहते, और 2 जगहों पे हम कैंडिडेट्स इसलिए उतार रहे हैं अपने कि वहां पे वो जो इलेक्शन है वो दिल्ली के इलेक्शन कमीशन ने कराना है या नेपाल वालों ने कराना है, लिहाजा उसमें लेजिटिमेसी का इशू नहीं होगा। अब उसमें पंजाब को थोड़ी देर के लिए आप भूल के तो आप देखें कि KP में क्या हुआ। एक तो अभी आपने फिगर्स बताए, उसके बाद तमाम सूबाई महकमे और इलेक्शन में जो डिटर्मिनेंट जो होता है, जो पुलिस थी इस दफा तो वो इवन रिटर्निंग ऑफिसर्स जो थे वो सूबाई हुकूमत के मुलाजिम थे, स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर टू मैन रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। तो ये सारे लोग, फिर एक और इनसे जो मैं समझता हूँ जो सियासी गलती हुई कैंडिडेचर में, वो ये हुई कि हरीपुर का इलाका थोड़ा सा मजहबी भी है और जरा थोड़ी सी जो है रवायती कदामत पसंदी भी है, तो इन्होंने कैंडिडेट दिया उमर अयूब साहिबा की बेगम साहिबा को, और उनको साथ जो है वो और दूसरों को वो कह रहे ख्वातीन आके काम करें, ख्वातीन सामने आए, और अपनी, तो ये भी एक लोगों ने इस चीज को बड़ा महसूस किया कि आप यानी एक तरफ आप समझते हैं कि किसी इज्जतदार घराने, जी राय साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हाँ जी,
जरा ये पीटीआई वाले भी हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी इसी पर बात कर लेते हैं। राजा साहब जी, नदीम कुरैशी साहब क्या समझते हैं, कहां पे क्या हुआ? अगर बानी की जानिब से कहा गया बाइकआउट किया जाए, 2 सीटों पे फिर इलेक्शन लड़ा, क्या बेहतर ना था कि अगर आप बाइकआउट की तरफ चल पड़े हैं तो सारे का बाइकआउट करते, और अगर लड़ना था तो सारी सीटों पे लड़ देते? बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा ये बताएं आप, ये आपके डिस्कशन का मौजू क्या है? कल जो तमाशा हुआ है पाकिस्तान में, वो आपका मौजू बहस है? सर मौजू सर आपने बनाना है, सर आपने मौजू बनाना है, जो मौजू आप बनाते हैं। जी जी, ये कल के इस ड्रामे को इलेक्शन कौन कहेगा? ये तो ऐसे है जैसे कोई बगैर बॉल के क्रिकेट मैच हो रहा हो। ये ऐसे ही है जैसे किसी बगैर टांगों के शख्स को कहा जाए भाईजान हॉकी खेल रही है आपने। ये किसका किससे मुकाबला था? पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी तो इत्यादि है, शीरो शक्र है। अभी बड़े मिलकर इन्होंने पाकिस्तान के आईन पर जो हमला किया है तो उसके बड़ा क्रेडिट लिया इन्होंने। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि राजा साहब जैसे जी शऊर और शानदार शख्स इसको डिफेंड कर रहे हैं। मैंने भी एक और टीवी चैनल में भी इनके साथ था। मैं तो सर एक पोलिटिकल वर्कर हूँ, मैं तो बड़ा हैरान हूँ भाई। पीएमएलएन के वोट अब दिन की रोशनी में तो खत्म हो गए, रात 12 बजे के बाद इनको वोट डालना शुरू होते हैं। ये अजीब इन्होंने अंजुमन कातलाने शब बनाई हुई है कि रात को ये बैठकर रात के अंधेरे में इनको वो वोट कास्ट होता है जो दिन में पाकिस्तानी कौम डालती नहीं है, रात के अंधेरे में वोट डाल जाता है इनको। ठीक है, मतलब कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान 3 बजे फरमा रहे हैं, दोपहर में 3 बजे, कि जी वोट कास्टिंग इसलिए नहीं हो रही है। एक सहाफी के सवाल के जवाब में कहा क्योंकि बाई इलेक्शन में अमूमन वोट कास्टिंग कम होती है। नदीम कुरैशी साहब सवाल यही है, अच्छा नदीम साहब सवाल यही है कि ये खदशात आपके थोड़ी हैं, तो बहुत पहले के थे। तो यहां तो फिर अगर आपने बाइकआउट करना था तो इन सीटों पे भी कर देते, फिर इन सीटों पे इलेक्शन क्यों लड़ा गया? क्योंकि होना आपके मुताबिक यही था। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है, एक मशावरत होती है। अमूमी तौर पे हमने तमाम ही इंतखाबात का बाइकआउट किया। मुझे नहीं समझ आती कि पीएमएलएन क्यों बगले बजा रही है। इन्होंने इलेक्शन में शिकस्त किसको दी है? कौन इनके बदले मुकाबिल था? वहां कैंप्स तो खाली थे। जहां 2 नशिस्तों पर हमें इलेक्शन लड़ना पड़ा, एक मियां अजहर साहब की वफात की वजह से सीट खाली हुई, वहां पार्टी का डिसीजन था। हमने उन तमाम नशिस्तों का बाइकआउट किया जहां हमारे उम्मीदवारान को नाअहल किया गया। उन केसेस में, जिन केसेस में वो बेचारे मौका वारदात पे मौजूद भी नहीं थे, और जहां तक उन 2 नशिस्तों का ताल्लुक भी है वहां भी। नदीम साहब फिर हरिपुर में कैसे हार गए? वो तो आपकी अपनी बड़ी स्ट्रांग नशिस्त थी। अगर आपको वहां पे तो सब कुछ आपका अपना था, तो वहां पे फिर किसको मोरद इल्जाम आप ठहराएंगे? नहीं, ये इलेक्शन कमीशन कब से आम पाकिस्तानी का हो गया सर? वहां पे इलेक्शन कोई आपने और मैंने करवाया? आपको अंदाजा नहीं है वहां क्या हुआ है? तो वहां किस तरह से तो नदीम साहब यही सवाल जी नदीम साहब यही सवाल जी मेरी जान में वही जिले सुबहानी, अगर जान के मान पाऊं तो मैं गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूँ जनाब को कि साहब वहां तो शाम 5 बजे तक जो वोटिंग हुई उसमें तो पूरी दुनिया ने देखा, सारे मीडिया ने देखा। अब मीडिया की मजबूरी है, मीडिया वो बात नहीं बता सकता। वो सबने देखा कि पीएमएलएन के कैंप्स में तो वोटर ही नहीं था। ये रात 12 बजे के बाद जो रिजल्ट मुरतब किए गए उसमें उनको जितवा दिया गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ, मुझे बड़ी खुशी है। मैं तो पीएमएलएन को बड़ी मजबूत पार्टी मैंने देखा अपने स्टूडेंट लाइफ में। आज हालात ये हैं कि अगर फॉर्म 47 ना हो और राजा साहब ना हो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये एक नशिस्त नहीं जीत सकते। ये तो आम लोगों के क्या रवैया आपने देखा कि आम लोगों ने किस तरह से इस पूरी जमहूरी सिस्टम को अपनी तरफ से एक तरह से खुदा हाफिज कहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप मेरे भाई हैं, आप खुद भी माशाल्लाह अच्छे साहबी हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आप मुझे बता दें भाई कौन सा ऐसा इनकलाब आया इस पिछले 2 साल में पाकिस्तान में कि लोगों ने पीएमएलएन को इतना दे दिया? भाई 5300 अरब रुपए का इल्जाम करप्शन का इन पे आईएमएफ ने लगाया है। ये पाकिस्तान के वसाइल को लूट के खा रहे हैं। पेट्रोल इन्होंने 100 रुपए कर दिया जो लोगों ने वोट दे दिया, बिजली का इन्होंने 10 रुपए का कर दिया जो लोगों ने इनको वोट दे दिया। कोई एक कारनामा मुझे तो पता है। मैं पापा असेंबली का पार्ट हूँ, आम आदमी का नुमाइंदा हूँ, खुद आम आदमी हूँ, खुद वो जिंदगी बसर कर रहा हूँ। वो तमाम तकलीफ चैलेंजेस खुद फेस कर रहा हूँ जो पाकिस्तान का कॉमन आदमी फेस कर रहा है। इन्होंने कारनामा कौन सा सर अंजाम दिया है सर जिस पर इनको इतना वोट डल गया? मैं तो बड़ा हैरान हूँ इस बात पर। ठीक आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, बिल्कुल ठीक।
जी जी बिल्कुल नदीम साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अच्छा कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। किस तरह से देखते हैं कल के इलेक्शन को? कहा जा रहा है कि धांधली के कुछ नए तरीके अपनाए गए, कितने ऐसे तरीके होते हैं धांधली के, और खासतौर पर जो टर्न आउट रहा है उस टर्न आउट के हवाले से इस इलेक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? देखो जी, धांधली का तो तस्वर ऐसा आ गया है कि जो भी आप इलेक्शन करवाएंगे तो उन्होंने जो शिकस्त खोरदा जो होते हैं उन्होंने धांधली का इल्जाम लगाकर अपनी पार्टी से बचना होता है। सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि अगर धांधली की आप इस जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं, 6 नशिस्तों पर हो रहे हैं, तो इस पर जिस धांधली जो अगर कोई इंडिविजुअल किसी की है तो वो उनकी अपनी कमजोरी है, लेकिन जाहिर है कि इसी हालात में धांधली के कोई तस्वरात हमारे सामने नहीं आया। इस लिहाज से जब ठीक है जनरल इलेक्शन हो रहा हो, ये 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए 2024 को, उसके बारे में तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन ये जो यहाँ जो अगर हमें देखा जाता है इसमें मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है कि कोई धांधली किस जगह बताए, कौन से इलाके की धांधली की बात कर रहे हैं। ठीक। अच्छा टर्न आउट के हवाले से भी ये बताइएगा कि जब टर्न आउट इस लेवल पर आ जाए जितना कम बताया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं कि इस टर्न आउट के हवाले से क्या होना चाहिए? क्योंकि एक मेजॉरिटी जो है जब वो किसी कैंडिडेट को वोट ही नहीं देती तो एक सिंपल सी, एक जो बहुत थोड़ी सी तादाद बनती है लोगों की, उसकी बेस पर तमाम लोगों का जो नुमाइंदा लगा दिया जाता है, इसके हवाले से, इसकी लेजिटिमेसी के हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बात दुरुस्त फरमाई आपने। इसमें सबसे बड़ी बात इसके बारे में आइन जो है वो खामोश है। या तो आप जो 28वीं अमेंडमेंट ला रहे हैं उसमें इंतखाबी इस्लाहात में जो बाकायदा इसमें तरमीम कर लें हमारे कानून में, इलेक्शन एक्ट के अंदर, के जहां भी 15% या 20% से कम वोट कास्ट होगा तो उस हल्के में दोबारा इंतखाबात करवाया जाएगा। दुनिया के जमहूरी मुल्कों में ये बाकायदा कानून है कि जिस हल्के में कोई 10% से कम अगर वोट कास्ट हो गया है तो उस हल्के में दोबारा इंतखाबात होते हैं। ये तमाम दुनिया में, सिवाय इंडिया पाकिस्तान छोड़ते, इंडिया में नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं है, लेकिन मसला ये इस पर तरमीम करें और आइन में ये शामिल कर दें कि जनाब 10% या 15% से वोट कास्ट हुआ तो उस हल्के में दोबारा इंतखाब किया जाएगा। जमहूरी मुल्कों में तो 51% लिखा हुआ है। जमहूरी मुल्कों में ये है कि 51% से अगर वोट कम पड़े तो दोबारा इंतखाब होते हैं, लेकिन यहाँ हमारे जागीरदारों ने, अशराफिया ने अपने जाती मफादात के तहत इन्होंने इस पर बड़ी अहम इसके बारे में कोई तरमीम नहीं की। यहाँ 2% के लोगों ने वोट लेकर बलोचिस्तान का वज़ीर आला बना था, वो दोस्त मोहम्मद, क्या उनका नाम था, जो शुरू में ये 2018 से पहले, तो टोटल 2% वोट कास्ट है। इसी तरह गुलाम अहमद बलोर ने, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की रूलिंग है कि वो सिर्फ 10% वोट कास्ट करके वो फेडरल मिनिस्टर बन गया और MNA बन गया। टोटल 11,000 वोट लिए तो उन्होंने KP से। तो ये तो हमारे मुल्क में इसकी इस्लाह की जरूरत है, इंतखाबी इस्लाहत होनी चाहिए। बाकी धांधली के बारे में तो ये है कि ये तो हमारी कल्चर बन गया कि जिसने शिकस्त खानी है वो तो कभी तस्लीम नहीं करेगा। तो ये तो हमें एक मामला है। अगर ये, हाँ, ये तो एक मामला। कमर साहब, आपकी मौजूदगी के फायदे से हम ये भी जानना चाहेंगे कि प्री पोल धांधली का भी एक टर्म इस्तेमाल होती है कि पहले से कर दिया गया, डब्बे भर दिए गए। कौन कौन से तरीके होते हैं कि जिससे आप समझ सकते हैं कि ये धांधली अगर कही जाती है तो हो भी सकती? देखिए जी, जब से ये मैं जब फेडरल सेक्रेटरी था, मैंने ये सबसे पहले ये ट्रांसपेरेंट बैलेट बॉक्स जो था इंट्रोड्यूस करवाया था 2008 के इलेक्शन में। तब ये ट्रांसपेरेंट बैलेट बॉक्स से पहले तो खतरा थे कि जी पहले होते थे स्टील के, पता नहीं चलता था कि शायद भर के अंदर आ गए हैं, लेकिन जो ये ट्रांसपेरेंट बैलेट बॉक्स है इसके सबके सामने होता है। इसमें तो पहले जो है प्री पोलिंग रिगिंग का तस्वर नहीं होता। यहाँ अगर कोई गड़बड़ होती है तो वो होती है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 भरा और रिटर्निंग ऑफिसर ने टेम्परिंग कर दी। तो सबसे बड़ी जो टेक्निकलिटी आती है वो रिटर्निंग ऑफिसर का आता है कि वो टेम्परिंग कर जाता है। और वो टेम्परिंग करता है किसके कहने करता है, किसके इशारे पर करता है, ये उस कैंडिडेट का फर्ज बनता है कि वो उस पर निगाह रखे, देखे। अगर कोई टेम्परिंग की है तो इलेक्शन कमीशन में सेक्शन 9 के तहत अपील बाकायदा रेफरेंस भिजवा सकते हैं। अगर वो साबित हो जाएगा टेम्परिंग की है तो साल के में दोबारा इंतखाबात हो जाएगा, जैसे कि सियालकोट में NA 75 में दोबारा इंतखाब करवा दिए थे उन्होंने, वहाँ टेम्परिंग हुई थी फॉर्म 47 में। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमें भी थोड़ा हौसला पैदा करना चाहिए कि थोड़ा सा आइन और कानून के मुताबिक चलें। और देखना अभी पंजाब में जो इलेक्शन हुए हैं, ये कोई इलेक्शन नहीं, ये तो सब अपने रिश्तेदारों में, अपने दामाद, अपने भाई, अपने बेटे, अपने चचे, अपने भतीजे, वर्करों को तो टिकट नहीं दिया।
अब वर्कर को टिकट तो नहीं दिया। यहाँ ये भी एक मसला उठाना चाहिए कि जनाब आपने तो अपने खानदान में तकसीम कर दी, सबने अपने खानदान दादे परदादे सबको लगा दिया, तो वर्कर कहाँ गया? लेकिन कमर दिलशाद साहब, इसमें हमारा जो कल्चर है वो भी तो आड़े आता है कि जब किसी बाहर के बंदे को, जैसे वजीर आला केपी हो गए और बाकी लोगों, जब नीचे से कोई शख्स ऊपर आता है तो कहा जाता है क्योंकि इसका सियासी बैकग्राउंड नहीं है हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर मामला तो ऐसे भी चलते हैं आप। नहीं तो वो तो बात ठीक, खैर वो तो बात ठीक को, केपी का तो एक पुराना आदमी है, वो तो चलो वो तो एमपी भी रहा, मिनिस्टर भी रहा, लेकिन ये जो अभी जो हाल ही में जो आपको फैसलाबाद में इधर जो आपने जो टिकटें दिए गए हैं, कौन लोग थे? वो सारे आपस के रिश्तेदारों को दिए गए ना, चाचा भतीजे भांजे, तो वर्कर कहाँ गया? अब वर्करों को फर्ज बनता है कि वो अपने पार्टी के चेयरमैन से पूछेंगे हमारी खिदमत कहाँ गई है। आपने अगर दमादों में देना है तो अपनी पार्टी में जब लिख दें कि हम आइंदा इलेक्शन में दमादों को, बेटों को देंगे हम, ये भी गैर जमहूरी तरीका कार हुआ है ना। बिल्कुल ठीक है जी, ऐसा हम भी दुआ करते हैं कमर दिलशाद साहब, ऐसा मौका आए और वर्कर्स जो हैं वो अपनी पार्टी से इस तरह के सवालात करें। नदीम कुरैशी साहब, अब आपको तो बताना पड़ेगा कहां कहां पे धांधली हुई, सबूत पेश करने पड़ेंगे या फिर इस हार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो क्या सबूत हैं, किस तरह से देखते हैं, कैसे अपना आप केस प्रेजेंट करेंगे इस धांधली का, और खासतौर पे हरिपुर जैसी इतनी इंपॉर्टेंट सीट पे? तो मैं कमर साहब से बसत एहतराम, अभी कमर साहब ने फरमाया कि जी आइन में 28वीं तरमीम होनी है, तो मैं कमर साहब के तवस्सुत से फैसला साजों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कौम आपसे दरख्वास्त कर रही है कोई ऐसी तरमीम करते हैं इस मुल्क में कि जो मौजूदा हुक्मरान है यही अब इक़्तिदार में रहे 400 साल 500 साल जब तक इनकी उम्रें हैं, चूंकि ये बड़ी लंबी माशाल्लाह एजेस लिखवा कर लेकर आए हैं, और इसके बाद जैसे ये दुनिया से इनकी रुखसती है तो इनके बच्चे इक़्तिदार में आ जाए। इस प्रोसेस में जाना लाखों करोड़ों इस गरीब कौम का, सर जिस कौम का 65% आबादी नौजवान पर मुश्तमिल हो, 30 साल से कम उम्र, और उसमें से 80% लोग मुल्क छोड़ना चाह रहे हो, जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये हो कि कोई मिनिस्टर, कोई रुकन असेंबली, कोई जज, कोई जर्नलिस्ट, कोई सहाफी बगैर स्क्वाड के बाहर निकल सकता हो। चूंकि आपके टीवी चैनल्स पे बैठकर हकीकत बयान करना तो बड़ा खतरनाक है। अब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरा अंजाम इस गुफ्तगू के बाद क्या होगा, लेकिन जाहिर है मैंने बात तो करनी है। तो तरमीम ऐसी ले है कि मौजूदा हुक्मरानों को, चूंकि पाकिस्तान की सियासत के, मईशत के, मुआशरत के तमाम निजाम के जितने अरस्तू हैं वो आज इक़्तिदार में है, इस प्रैक्टिस को छोड़ दे। लोग इस पे हंसते हैं, आज हम डिजिटल दौर में है, ये 1880 नहीं है कि कमर साहब को बात करेंगे और मैं बगले बजा लाऊंगा। इन्होंने एक निशानदेही की है कि जी अजीजों को, रिश्तेदारों को टिकटें दी। सर ये तो मेहरबानी की है इन्होंने, ये अपने शीर हर बच्चों को भी टिकटें दे सकते थे। आप अगले स्पेल में कि बच्चों के झूले रखे होंगे असेंबलीज में, बच्चा पैदा होगा साथ ही मुल्क असेंबली भी होगा, तो उसको फीडर भी दिया जाएगा, उसको फीड भी किया जाएगा, उसके पेपर भी चेंज किए जाएंगे। लेकिन नदीम साहब मसला ये है कि कम से कम किसी एक हल्के में तो होता, खासतौर पर अगर हरिपुर की बात कर लेते, यहां पर तो आप सिक्योरिटी लेते, अपने जिम्मे लेते, कुछ मामला इस तरह से चलाते कि यहां पर तो आपको धांधली का इल्जाम लगाने का मार्जिन ना मिलता। ये जाना बड़े सादा मिजाज है, मुझे आपकी मासूमियत पर प्यार भी आ रहा है, गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा। देखिए जब इलेक्शन कमीशन ने अभी कमर साहब ने बात की कि जी ट्रांसपेरेंट बैलेट इन्होंने मुतारिफ करवाया, बहुत बड़ा कारनामा इन्होंने अंजाम दिया। चलो मुझे अच्छा लगा कि पाकिस्तान में एटम के बम के बाद भी कोई नई चीज बनी है। ठीक, मैं गुजारिश ये करूंगा उस ट्रांसपेरेंट बॉक्स का फायदा क्या है, जब रिजल्ट ही फॉर्म 45 और 47 में बनना है सर, यहाँ तो बाद पोलिंग स्टेशन ऐसे है कि टोटल वोट वहां 1500 था, कास्ट में 1800 हो गया। मतलब ये कोई बात है? आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल 3 बजे ये कह रहे हैं जी कम टर्न आउट की वजह ये है कि बाई इलेक्शन है, 12 बजे के बाद पता लगा 1-1 लाख वोट निकला है। बिल्कुल हंसी आती है सलमान साहब, हम तो हैरान होते हैं कि इस मुल्क को खिलवाड़ करते करते ये कहाँ ले गए। एक वक्त लोग स्टेज पर अलबेला को, अमानुल्लाह को सुनने जाते थे, देखते थे, हंसते थे। अब जो बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है जी, इन्होंने वो तमाम स्टेज नदीम साहब बिल्कुल एक्टिंग थी वो सारी संभाल ली है। आपका पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। हमाद हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। हमाद साहब, इससे पहले वाले इलेक्शन में 80,000 की लीड होना और इस दफा 43,000 से शिकस्त हो जाना, क्या ये वाकई जो इस वक्त दूसरा कैंडिडेट है उसकी मकबूलियत बढ़ी है या इनकी मकबूलियत किसी वजह से कम हुई है? क्या बैड गवर्नेंस पीटीआई के आड़े आई है? कैसे बताएंगे आप? शुक्रिया सलमान। देखिए 2024 के इलेक्शन में उमर अयूब साहब ने यहाँ से 1,92,000 वोट लिया था।
लेकिन उसी फ्लड में जब एक लहर आई हुई थी, उसके दौरान भी बाबर नवाज ने 1,12,000 वोट लिया था। और न सिर्फ वोट लिया था बल्कि वो धांधली के खिलाफ अदालत में भी गए थे और उमर अयूब साहब ने उसके खिलाफ स्टे भी लिया था। ये हकाइक हमारे सामने है। अब आते हैं मौजूदा सिनेरियो की तरफ। देखिए, पीटीआई की 12-13 साल से पुख्तनख्वा में हुकूमत है और ये हरीपुर उसी पुख्तनख्वा का हिस्सा है जी। तो जब पूरा पुख्तनख्वा तबाह बर्बाद हो चुका, अमन अमान की सूरत हाल बर्बाद हो गई, सूबा दिवालिया हो गया, बैड गवर्नेंस की एक मिसाल कायम हो गई, करप्शन के मेगा करप्शन के स्कैंडल्स आने लगे, यानी कोहिस्तान से लेकर आप एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्टिंग ट्रांसफ़र तक ले ले, CNW तक ले ले, लकी मरवत स्कैंडल तक ले ले, क्या कुछ नहीं हुआ। और फिर अली अमीन गंडापुर और उसके भाई और दूसरे लोगों ने तबाही फेर दी। तो क्या उसका कोई रद्द अमल नहीं आना था? अगर 1,12,000 वोट लिया था तो क्या उस वोट ने इस रद्द अमल में बढ़ना नहीं था? वो वोट बढ़ा और पीटीआई की पॉपुलैरिटी बुरी तरह डेंट कर गई है। ये हकाइक हमारे सामने हैं। दूसरी बात ये कि कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग था। ये वोट मुस्लिम लीग को नहीं पड़ा, कम से कम ये वोट पीटीआई के रद्द अमल में पड़ा है। उस बंदे को पड़ा जो बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है, बहुत कम्युनिकेटेड है अपने वोटर्स के साथ, तभी तो उसको बार बार इतना ज्यादा वोट पड़ रहा है। एक और बात, पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी थी, अब वो सवाल तकरीबन बेमानी हो चुका है। क्योंकि यहां पर पीटीआई की पॉपुलैरिटी भी थी, यहां पर 1960 से इक्तदार में बैठी अयूब फैमिली भी थी, यहां पर जो खातून इलेक्शन लड़ रही थी उसके शोहर की खाली करदा नशिस्त भी थी, उसके दो देवर अकबर अयूब और अरशद अयूब की सूबाई असम्बली की सीटें भी थी। तो यहां तो सब कुछ था, अपना सूबा था, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन थी, अपना इख्तियार था। तो फिर हार क्यों गए? फिर धांधली किसने की? दूसरी बात ये कि आरओ के ऑफिस में यूसुफ अयूब बैठा हुआ था और जब उमर अयूब साहब अब जलूस लेकर उधर गए तो यूसुफ अयूब ने उसको वापस किया। तो गोया यूसुफ अयूब ने उनको बता दिया ना कि भाई हम हार गए हैं। बिल्कुल ठीक। कुछ उन डायनेमिक्स पे भी बात करूं। देखे, ये जो 12 बजे तक रिजल्ट आ रहा था वो दूरअफ्तादा इलाकों से आ रहा था। तनावल एक इलाका है, वहां से अकबर अयूब MPA है और वहां के कुछ एरियाज हैं, मैं उनके नाम भी आपके सामने रखूं। उसमें भीड़ है, कलंजर है, सवाबी मेरा है, इन यूनियन काउंसिल से। जब वो दूरअफ्तादा इलाकों से, चूंकि वहां पर वोट कम था, तो वहां से जल्दी जल्दी रिजल्ट आ गए और बाबर और शहनाज उमर साहिबा मुकाबले में थे, यानी 100-200-300 वोट का फर्क होता था। लेकिन अभी शहरी इलाके से वोट नहीं आया था। इसी तरह जो पीर सोहावा इस्लामाबाद के साथ मिलता इलाका है, जिसमें मकनियाल है, जिसमें जबरी है और वहां से अरशद अयूब MPA, वहां से भी रिजल्ट आ गए। तो तब तक शहनाज उमर साहिबा मुकाबला कर रही थी। लेकिन जब शहरी इलाके जो बड़ा वोट था और काउंटिंग में, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, काउंटिंग में टाइम लगा, तो चूंकि वो बड़ा वोट था तो टाइम ज्यादा लगा। फिर 12 बजे या उसके बाद जब बड़ा वोट बैंक आया तो फिर बाबर नवाज ने 5 सा पलट दिया। इसमें हरीपुर था, दरवेश। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमाद हसन साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे कि नून लीग दूर से हार जाती है, नजदीक से जीत जाती है। इसका जवाब लेंगे नून लीग से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर से प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है कि जनाब दूर से जो है वो सीटें हार देती है नून लीग, करीब से जीत जाती है, दिन में अगर इलेक्शन हो तो हार जाती है, रात में जीत जाती है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। राजा कमरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, ये क्या जादू है? कुछ इस हवाले से हमें भी बता दें, कुछ राज फाश कर दें कि ऐसा क्यों है कि कुछ खास औकात हो तो आप जीत जाते हैं, जो इल्जाम लगाया जा रहा है इस टाइम नून लीग पर। जी बिल्कुल, ये वो जादू है जो इलेक्शन के जो रसूम और रवाज हैं और इलेक्शन का जो तरीका है उससे आगाह, इलेक्शन की नफ्सियात से जो लोग आगाह नहीं होते वो नहीं आगाह होते। मैं उसकी मिसाल दूंगा, मैं भी 8-10 इलेक्शंस का एक्सपीरियंस है। होता ही है कि जिस पोलिंग स्टेशन से आपकी पार्टी जीतती है, यानी आपका ग्रुप जीतता है,
तो वो अभी दस्तखत कराते हैं और गिनती काउंट होती है तो वो ढोल लेके चल पड़ते हैं इलेक्शन ऑफिस मरकजी की तरफ। लेकिन जो जमात हारती है, ये तमाम सियासी इलेक्शन से वो आगाह लोग इस बात को सेकंड करेंगे, और जो जिस पोलिंग स्टेशन से हम हार जाते हैं वो इलेक्शन रिजल्ट तो लेते हैं लेकिन उनमें से कोई एक दो बंदे आ जाते हैं, वरना वो घरों में जाके सो जाते हैं। यानी इलेक्शन जहां पे एक पूरे हलके में हो रहा है वहां पर हर इलेक्शन के पोलिंग बूथ पे, पोलिंग स्टेशन पे और उस मोहल्ले में भी हो रहा था। अब होता यह है कि इलेक्शन में अगर दो कैंडिडेट्स हैं मैन, तो दोनों जीत रहे होते हैं और अगले कई घंटों तक जीत रहे होते हैं, दोनों दफ्तरों में ढोल बज रहे होते हैं। तो मैं अक्सर ऐसे किया करता था कि अपने मुखालिफ के कैंप पे कोई बंदा भेज के तो उन पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट लिया करते थे जो हमारे पास नहीं पहुंचे, और वो मुखालिफ जीता हुआ होता था। तो असली तो टोटल दोनों का होता है ना। तो असल बात यह है कि ये 11 बजे तक अक्सर सहाफी भाई भी रिपोर्ट करते हैं कि जी 11 बजे तक फलाने के दफ्तर में वो जीत रहा था और फिर वो हार गया। लेकिन जब वो जीत रहा था तो उसी वक्त दूसरा दफ्तर भी जीत रहा था। दोनों जगह ढोल बाज रहे होते हैं, दोनों जगह नारे लग रहे होते हैं। उसकी वजह यह रिजल्ट जाता ही वो है। तो एक तो ये वाली वजह है जो अमूमन हर जगह पे आप देखेंगे कि दोनों तरफ जो है वो एक ही सूरत हाल होती है, लेकिन अल्टीमेटली जब टोटल होता है तो फिर वो पता चलता है कि कौन जीता, बिल्कुल ठीक, और यही वो दूर और नजदीक है। मेरे ख्याल से नदीम साहब से भी इसी पे बात कर लेते हैं। नदीम साहब, कुछ ही हलकों में आप जीतते हैं, उसके बाद ढोल की थाप पर भंगड़े शुरू हो जाते हैं, अभी रिजल्ट पूरा नहीं आता, आप जाकर सो जाते हैं, तो फिर कुछ सीख लें सर। कुछ मामला कुछ मेरे ख्याल से खुश उसलूबी से तभी होंगे जब आप भी पूरा इंतजार करके पूरा रिजल्ट लेके घर जाएंगे। देखिए, राजा साहब ने बड़ी खूबसूरती से और सादगी से वैसे बड़ा अच्छा शाइस्ता बोलते हैं। उस जमाने की बात की जब पाकिस्तान में कभी इंतखाबात हुआ करते थे। सर मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि राजा साहब उस कंपैरिजन को ये आज के दौर में कर रहे हैं। वो मैंने थे हमारे आलमगीर खान साहब कराची से, उनको 1,13,000 समथिंग वोट के उनके पास फॉर्म 45 है, उनका 13,000 वोट कर दिया, सिर्फ सिफर साइड पे किया। अब तो यार लोगों ने सिस्टम ही सर बड़ा सादा कर दिया। अब कैसे ढोल, कैसे वोट, कैसी काउंटिंग, कैसा रिजल्ट, कैसे ट्रांसपेरेंट बैलेट बॉक्स। अब तो डायरेक्ट फॉर्म पे सर वोट बनता है। ये मैंने तो नहीं कहा, ये क्या कहा था आपके गवर्नर सिंध ने, तहसूरी साहब ने, कि वोट किसी को डलता है, काउंट किसी और जगह होता है, हुआ नहीं है। ये क्या कहा था 27 दिसंबर को बेनजीर भुट्टो साहब की बरसी पर बिलावल सरदारी साहब ने, ये क्या कहा था पिछले दिनों गवर्नर पंजाब ने, और पीपल्स पार्टी की तमाम लीडरशिप। जावेद लतीफ साहब से कहलवा दें इलेक्शन में चले, मुझे कहलवा दे, मोहम्मद जुबैर साहब से कहलवा दे, शायद खाका नवाज साहब से कहलवा दे, वो तो इनके हम असर रहे हैं और हमेशा इनके साथ रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ सलमान साहब, जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम ये सारा खेल तमाशा करके और अपने मुखालिफ को शिकस्त देकर इक़्तिदार को दबाव बख्शेंगे, वो मैं समझता हूँ अपने लिए एक ऐसे रास्ते का इंतखाब कर रहे हैं जहां कौम उनकी मुंतजर है कि कभी किसी वक्त तो ये अवाम में आएंगे। ये इक़्तिदार की छतरियां बड़ी आर्जी होती है और हर अहले इक़्तिदार ये समझता है कि शायद उसकी ये जीत दायमी है। असल फतह अल्लाह के यहाँ है। मैं आज भी समझता हूँ ये 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, दुनिया की पहली एटॉमिक इस्लामिक पावर है। जो तमाशा इस मुल्क पे लगा हुआ है और कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान का नौजवान, वो शख्स जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, जिसके असासे भी यहाँ है, जिसका मरना जीना भी यहाँ है। बिल्कुल ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस वक्त हमाद हसन साहब इस सारी गुफ्तगू को सुन रहे हैं जी। हमाद साहब, ये बताइएगा कि अब जो नदीम साहब की जानिब से कहा जा रहा है, जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, क्या समझते हैं कितनी जान है उनके इल्जामात में? क्योंकि उनकी जानिब से तो कहा जा रहा है कि जनाब ये तो सब कुछ बदल दिया गया रातों रात। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस इलेक्शन में फॉर्म 47 सिरे से था भी नहीं। फॉर्म 47 को ख़त्म कर दिया गया है। एक तो ये मैं इंकिशाफ कर दूं कि इस वक्त फॉर्म 47 का कोई वजूद भी नहीं है। अच्छा। यहाँ पर PTI ने इल्ज़ाम लगाया कि फॉर्म 45 जो लाए गए तो उन फॉर्म 45 का उसका मुतबादिल उनके पास मौजूद था और उसमें अपनी एंट्री करवा के, यानी वोट बढ़ा के उस को एंटर कर दिया डेटा में। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। वहाँ पे तो यूसुफ अयूब साहब भी मौजूद थे, आपके अपने नुमाइंदे भी मौजूद थे।
बिल्कुल ठीक। तो ये फौरी तौर पर इस बात को इस शहादत को कोई तकवीयत नहीं मिल रही है। बिल्कुल ठीक। देखिए, असल बात ये है कि अयूब फैमिली यहां से 3 सूबाई असम्बली की सीटें थी, 1 कौमी असम्बली की सीटें थी, सिर्फ एक सीट गाजी तहसील वाली वो एक पराए अदील इकबाल को दी गई और अदील इकबाल ने उस सीट को जीता भी और कलाबट टाउनशिप में इसी बाबर नवाज के चचा गौहर नवाज को हरा दिया उसके होम ग्राउंड पे। ये 2024 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं जी। अदील इकबाल वहां से जीत गया वो जेन्युइन वर्कर है, लेकिन बाकी सब कुछ जो था वो अयूब फैमिली ने अपने कब्जे में लिया। बिल्कुल ठीक। फिर जब उमर अयूब आप ये कहते हैं कि ये एक मौरूसी सियासत, हाँ जी, मौरूसी सियासत भी एक वजह बनी। जी ठीक, आपका ये पॉइंट आ गया कि यहां पर मौरूसी सियासत भी इस हवाले से काफी आड़े आई है। नाज़रीन, इसी हवाले से मजीद भी गुफ्तगू जारी रखेंगे। फिर वक्त बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम्माद हसन साहब सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हम्माद साहब, आप वक्फे से पहले कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, वक्त थोड़ा सा महदूद है, जरा उसको कंक्लूड कर लीजिएगा। मैं यही कह रहा था कि जो दूरफ्तादा इलाकों से रिजल्ट जल्दी आ गए थे क्योंकि वहां पे वोट बैंक कम था। अब जो हरिपुर सिटी और सराउंडिंग एरियाज जो 2 बड़ी तहसीलें थी जिसमें तहसील गाजी और तहसील खानपुर थे, अब इस पे बड़ा डिपेंड हो रहा था। हरिपुर सिटी में चूंकि वहां पे खलाबट टाउनशिप है, वहां पर बाबर नवाज की अपनी रहाइश भी वहां पर है, तो जाहिर है वहां पर तो उनका एक इन्फ्लुएंस है, वहां से उन्होंने बड़ा वोट लिया। इसके साथ खानपुर में साबिक वज़ीर आला राजा सिकंदर जमान के बेटे राजा आमिर जमान ने भी उसकी हमायत कर दी थी बाबर नवाज की, वहां से भी उनको वोट मिला। लेकिन अरशद अयूब और अकबर अयूब जो अयूब फैमिली के थे वो दोनों अपने बड़े वोट बैंक को नहीं बचा सके, दूरफ्तादा इलाकों में भी नहीं बचा सके और वहां पर बाबर ने बड़ा डेंट कर दिया। लेकिन जो अयूब फैमिली से नहीं था, जो वाहिद इलेक्टेड है पूरे हरिपुर डिस्ट्रिक्ट में जो अयूब फैमिली से बाहर है, मैं अदील इकबाल की बात कर रहा हूं जो तहसील गाजी से MP है, उन्होंने बचा लिया PTI के वोट को और वहां पर 8 यूनियन कौंसिल्स में PTI जीत गई। लेकिन खानपुर में भी हार गए, हरिपुर सिटी में भी हार गए और जहां पे अयूब फैमिली का बड़ा असर है, मंगलियाल और जबरी साइड जो अरशद अयूब का हल्का है और तनावल साइड जो अकबर अयूब का हल्का है, वहां से इतना वोट नहीं मिला कि वो बाबर नवाज को कवर कर लेते। इसीलिए बाबर नवाज ने अर्बन और सराउंडिंग एरिया का बड़ा वोट लिया और इसी वजह से डिफीट कर गया अपने मुखालिफ को। चले ठीक, आपकी जो है इस हवाले से गुफ्तगू मुकम्मल हुई। राजा कमरुल इस्लाम साहब, एक मुबारकबाद तो आपकी और भी बनती है कि अब आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपने सादा अक्सरियत भी हासिल कर ही ली है और अब पीपल्स पार्टी की जरूरत भी नहीं है, तो इस पर भी मैंने कहा आपको मुबारकबाद दे दी जाए। मेरा ख्याल है अभी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे इत्तेहादी भी हैं, इत्तेहादी रहेंगे भी, और पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसे मसाइल भी हुकूमत की हर रियलिस्टिक चीज को वो जो है वो उसको एडमिट भी करते हैं, उसका साथ भी देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर पीपल्स पार्टी को माइनस करके तो आप तमाम बाकी सारी जमातों को शामिल कर लें तो फिर एक सादा अक्सरियत बन सकती है हुकूमत की, लेकिन वो एक प्रपोजिशन है, वो एक दूर की कौड़ी लाने वाली बात है। यानी पीपल्स पार्टी को बीच में से माइनस करके तो तमाम जितने जमातें जो ऑलरेडी इत्तेहादी हैं और जो कुछ और भी मौलाना फजलुर रहमान साहब और ये वो, तो फिर उसके बाद वो आसानी पैदा होती है। लेकिन बहरहाल उसकी अभी कोई नौबत नहीं है, ना जरूरत है, ना मेरा ख्याल है इन खतूत पे पार्टी में किसी ने कभी इस तरफ कभी सोचा भी नहीं है कभी। तो चलें ठीक है, अब इसी बहाने आप ब्लैकमेलिंग की सियासत भी आप खत्म करवा दें क्योंकि अब इस हवाले से आपके पास भी अक्सरियत आ गई है। बहुत शुक्रिया, आज के इस प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। नदीम कुरैशी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, आप भी हमारे साथ थे। राजा कमरुल इस्लाम साहब, हम्माद हसन साहब, कमर दिलशाद साहब, आप सब ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, सियासत के बदलते हालात, सियासत के उतार चढ़ाव, आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। एक नए प्रोग्राम के साथ, नई डेवलपमेंट्स के साथ आपके साथ होंगे एक दफा फिर से कल के प्रोग्राम में। तब तक अल्लाह हाफिज।